हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट ये लेकर आ रहे हैं। क्या? इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर जो 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब एक चीज में से एक है कि नहीं। एक हम लोग क्या चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक है कि हम लोग पूरे पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। और बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, या पिछला वाला वीडियो, या फिर और किस किस टाइप की वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट सेकंड। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करी थी। 12th क्लास के सीबीएसई के लिए सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज ये पार्ट सेकंड होगा। हम लोग इसी तरीके से आगे और भी सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जो भी सैम्पल पेपर 2022 और 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन सारे खास करके बोला ये जाता है कि सैम्पल पेपर से मिनिमम 20 to 30% क्वेश्चन जो होता है वो मिनिमम इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है जो टॉपिक सैम्पल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। है कि नहीं? यहाँ तुमको आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई कि जो एडवर्स इफेक्ट है, मतलब क्या, जो अपोजिट इफेक्ट है, मतलब खास करके क्या बोला जाए कि नेगेटिव जो इफेक्ट है वो किस तरीके से या कौन सा जो पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है एडवर्स इफेक्ट। तो क्या पहला कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया, कि क्या कि जो इंट्रोडक्शन किया गया था कम्युनिकेशन नेटवर्क का हमारे देश में, वो क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिश के द्वारा। बी में क्या? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, कि इंडिया जो फॉरेन ट्रेड है उसमें जो चेंज किया गया था वो नेगेटिव इफेक्ट था। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड किया गया था, फॉरेन ट्रेड का मतलब ब्रिटिश क्या करता था, हमारे देश मतलब इंडिया से क्या करता था, सामान को ले जाता था अपने पास एज इन द सेंस ऑफ रॉ मटेरियल। कहाँ पर? अपने देश में। अपने देश का मतलब जो ब्रिटेन था, ठीक है। अब ब्रिटेन में वो ले जाने के बाद वहां से वो क्या करता था कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था, फिनिश्ड प्रोडक्ट वो हमारे देश में आकर बेचता था। तो इसीलिए ये एक एडवर्स इफेक्ट था कि जिस तरीके से फॉरेन ट्रेड लेकर चलना चाहिए था ब्रिटिश को हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को काम देकर, वो लेकर नहीं चला गया था। वो अपने फायदे के लिए, मतलब क्या, खुद ब्रिटिश अपने फायदे के लिए उसे फॉरेन ट्रेड को इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आप लोग देखिए, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करके चलिए, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा नजदीक आने वाला है। और अगर आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुआ रहेगा तो फिर आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन में क्या? डैश इज द कमिटी वाज सेट अप टू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। है कि नहीं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, दो टाइप्स के। एक स्मॉल स्केल होता है, एक होता है एमएसएमई। क्या होता है? देखो मैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो खास करके स्मॉल जो भी बिजनेसेस हैं उनको डेवलप करने की बात की जाती थी। और ये क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या? मैं एक बार लिख भी देता हूं अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है कि नहीं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो उन सारे इंटरप्राइजेस को किस तरीके से लेकर चला जाता था? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एसएसआई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो कमेटी ने सेटअप करा था या जिसने बोला था, वो कौन सा कमेटी है? वो कौन सा कमेटी था? कार्वे कमेटी। महलनोबिस आप लोगों को पता होगा कि क्या, कि वो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड थे, है कि नहीं? पीसी महलनोबिस, उनको बोला जाता है कि भाई प्लानिंग कमीशन के, जो बाद में चलकर क्या बन गया था? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन बाद में चलकर नीति आयोग बन गया था, नीति आयोग, है कि नहीं? तो वो उन्होंने जो महलनोबिस जी थे, पीसी महलनोबिस, उन्होंने प्लानिंग कमीशन की शुरुआत करी थी, ठीक है। या बोला जाए कि वही ने या उन्होंने ही हमारे देश को एक प्लानिंग
अच्छे तरीके से करके दी थी 5 ईयर प्लान शुरुआत में, ताकि हम लोग उस तरीके के रोड मैप पर आगे चलें। उसके बाद इसी में और का क्वेश्चन दिया गया है क्या, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो IPR लाया गया था, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि भारत के आज़ाद होने के बाद वो कब कौन से ईयर में अनाउंस किया गया था, 1948 में। आई होप सो आप लोगों को और यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए जो भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ भी इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर PDF चाहिए होगा कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के आप लोगों को रिवीजन के लिए, तो वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अभी कुछ प्लान्स आएंगे वह 12th क्लास के, कि भाई किस तरीके से हम लोग आने वाले 2 महीने में, जो बोला जाए कि 15 जनवरी से 15 फरवरी, अगर ऐसे बोला जाए कि ये 1.5 महीना ना, कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, किस तरीके से हम लोग दोनों, चाहे वो BST हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, उन दोनों को किस तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर मान लो कि पहला कोई चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका डिस्कशन हो चुका है। हाँ, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसके बाद हम लोग क्या, क्वेश्चन कि हर एक चैप्टर का 2 पार्ट में आएगा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, उसके बाद 3rd पार्ट में क्या आएगा, क्वेश्चंस का वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और हर एक चैप्टर से मैं दूंगा। और लास्टली जब एग्जाम से पहले, मतलब फरवरी में स्टार्टिंग फरवरी में हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, 15 सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया कि डैश एंड डैश आर द रीजन ऑफ अ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, कि कौन कौन से रीजन थे कि जिस वजह से जो पाकिस्तान का इकोनॉमी था। अब ये कौन से चैप्टर से पूछा गया, सबसे लास्ट, इंडिया एंड इट्स नेबर से, है कि नहीं, इंडिया एंड इट्स नेबर के चैप्टर से। तो उसमें बताया, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान का इकोनॉमी किस वजह से स्लो डाउन हुआ था उसके इंडिपेंडेंस के बाद। तो 2 रीजन है, कौन कौन, इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और ओवर डिपेंडेंस ऑन द रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंस का मतलब क्या, रेमिटेंस का मतलब होता है कि बाहर, मतलब मान लो कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान का रेमिटेंस कैसे होगा, जो बाहर के देश, बाहर के लोग, फॉरेनर लोग जो पाकिस्तान के हैं, वो अगर रह रहे होंगे और वहाँ से जो पैसा पाकिस्तान में भेज रहे होंगे, इन द सेंस वो दूसरे के सपोर्ट की वजह से जिंदा था एक तरीके से बोला जाए, और ज़्यादा निर्भर वो था क्या, कि बाहर में लोग जो रह रहे हैं पाकिस्तानियन, वो हमारे को क्या करें, असिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, है कि नहीं, बाहर का पैसा। तो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी था, अपने देश के इकोनॉमी को वो बढ़ाने में, या अपने देश में किस तरीके से पैसा को क्रिएट किया जाए, और किस तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी को लेकर चला जाए, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था। इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी क्या थी, स्लो डाउन थी। आई होप सो क्लियर होगा। अब आता है GLF, विद द रिस्पेक्ट टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या चाइना में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई चाइना, अगर नहीं पढ़े हो तो हम लोग रिवीजन करेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड लाया गया था किसके द्वारा, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में, या एक तरीके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो चाइना के द्वारा लाया गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में ये शपथ लिया गया था कि भाई हम लोग आने वाले साल में किस तरीके से अपने खुद पर डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनेंगे। आई होप सो 28th क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं 21st क्वेश्चन पर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है भाई जान लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये 2 तरीके से क्रेडिट मतलब जो लोन्स वगैरह रहता है, जो लोन लिया जाता है वो 2 तरीके से लिया जाता है कि नहीं। कौन कौन तरीके से, फॉर्मल तरीके से, एक इनफॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल मतलब जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज या गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उनको, उस सारे इंस्टीट्यूशन को। और दूसरा क्या कि एक तरफ से क्या फॉर्मल, जो बैंक वगैरह होता है। एक और होता है जो लोन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं NBFCs। क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो क्या करता है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बैंकिंग मतलब क्या, आप वहाँ पर करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आप रिकरिंग अकाउंट, आप वो सब सारा अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वहाँ से लोन ले सकते हैं, तो वो सब सारा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन द रूरल एरियाज इन इंडिया। के इंडिया में कौन सा एक है कि
जो रूरल एरियाज में नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सी बात है, मनी लेंडर्स, मतलब जो लोगों से लोन लिया जाता था फार्मर्स के द्वारा। मनी लेंडर्स मतलब लोग लेते थे, फार्मर्स लोन लेते थे बड़े बड़े, बोला जाए जमींदार से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी लेंडर्स। ठीक है। नाबार्ड का आप लोग जानते होंगे क्या, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रीजनल रूरल बैंक जो मतलब रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करता है। रूरल एरियाज में कॉमर्शियल बैंक तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कॉमर्शियली बैंक के द्वारा जो पब्लिक या प्राइवेट बैंक आते हैं इनके नीचे। क्लियर, आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। 22nd क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। 22nd क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, देखो कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप लोग सारी चीज़ तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, है कि नहीं, 10 एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू पर तो पूरा पकड़ बना के चलना है, और इंडियन डेवलपमेंट से 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो एक तरफ से बोला जाए कि 20 एमसीक्यूज तो आपके इधर 20 नंबर का, आपको मेहनत किस पर करना है ज़्यादा, 60 नंबर पर, कि 60 मार्क्स किस तरीके से 60 आउट ऑफ 60 लाया जाए, क्योंकि ये सब सारे क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और इसमें मार्क्स बहुत कम कटेंगे। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। फ्रॉम द सेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द कॉलम 1 करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम, 2 कॉलम दिया गया, एक मैच द फॉलोइंग जरूर आएगा भाई, याद रखना, एक मैच द फॉलोइंग जरूर आएगा एग्जाम में। अब क्या बोला गया, कॉलम 1 को मिलाना है कॉलम 2 से, है कि नहीं। तो कॉलम 1 में पहले क्या बोला, डुअल प्राइसिंग। तो बोला है कि बताओ इसमें से कौन सा सही पेयर है। डुअल प्राइसिंग ए, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एलपीजी रिफॉर्म है कि ना, तो डुअल प्राइसिंग यहाँ पर तो होगा ही नहीं। सेटिंग अप द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना, मैंने बताया था कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ, जहाँ पर आसानी से आके बिजनेसेस किए जा सकते हैं और वहाँ पर कोई भी कंपनी आके वहाँ लैंड वगैरह खरीद के वहाँ बिजनेस कर सकता था, तो वो चाइना ने बहुत पहले से ही शुरुआत कर रखा था। टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सही बात है, क्या एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या अलाउ किया गया था कि बाहर की कंपनी आके चाइना में आसानी से इन्वेस्ट कर सके, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी बहुत कम इन लोगों से मांगा गया था। कम्यून सिस्टम बैकवर्ड बेस्ड नहीं था, ये कम्यून सिस्टम इंडस्ट्री से बेस्ड था ही नहीं, और ग्रेट पॉलिस्ट्रियन कल्चर रिवोल्यूशन कलेक्टिव फार्मिंग पर नहीं था। तो क्या है, ऑप्शन 2 का बी होगा, मतलब ये वाला करेक्ट पेयर है। तो आई होप सो 22nd वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd में। ये क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 23rd क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट ना समझना बहुत जरूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्या बोला है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, कि भाई जो जॉब की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, क्या वो जो थ्योरी जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल जो होता है कि नहीं, थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है उनका एक तरीके का एक ब्रिज का काम करता है, क्या एक पुल का काम करता है। पुल क्या होता है कि आप एक रोड को दूसरे रोड से मिलाने का काम करता है कि नहीं, पुल यही होता है ना भाई। बीच में नदी जा रही है मान लो, तो क्या हो गया, इधर से इधर पुल बना दिया गया इस रोड से इस रोड को कनेक्ट करने के लिए। तो बोला जा रहा है क्या कि वो ब्रिज का काम करता है जॉब ट्रेनिंग। तो क्या पहला स्टेटमेंट राइट है, तो सही बात है भाई, बिल्कुल राइट है कि नहीं, क्योंकि आपको जो थ्योरी में पढ़ाया गया है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अगर मान लो 10th में, तो आप उस थ्योरी को जाके प्रैक्टिकल टीचर क्या करता था, प्रैक्टिस करवाता था। तो मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता था आपको, और वो ट्रेनिंग किस तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से दिया जाता था। तो इन दोनों के बीच का जो आप प्रैक्टिकल काम करने वाले हो और जो थ्योरी आपने पढ़ा उन दोनों के बीच का एक ब्रिज का काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विथ लेटेस्ट चेंज ऑफ द वर्क फील्ड, क्या जॉब ट्रेनिंग में जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हैं, उन सारी चीज़ों का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा मेरा यहाँ पर, आंसर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, क्या दोनों ट्रू होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, फटाफट पढ़ना है, फटाफट आंसर देना है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है भाई, इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही है, 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आना है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, क्या कि जो इंडिया और पाकिस्तान था, क्या बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से
वो स्टार्ट करा था क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या, 1991 वाला एलपीजी रिफॉर्म है कि नहीं, जो किया गया था दोनों के द्वारा, जो पाकिस्तान और इंडिया के द्वारा, क्या वो विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर हुआ था? नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हुआ था ना, कि अगर आप लोगों को पैसा चाहिए, इकोनॉमी को बचाना है, तो आप लोगों को अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा। तो वो प्रेशर की वजह से हुआ था, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हुआ था। तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा क्या, पाकिस्तान है सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द क्या है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एंड रिपीड विद द बेनिफिट यूजिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। क्या प्रमोशन जो एक्सपोर्ट पॉलिसी था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंप्लीमेंट किया गया था? नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने हिसाब से क्रिएट कर ही नहीं पाया था। इसका मतलब क्या है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। क्यों फॉल्स है पता चला, तो इसी तरीके से पता चलता रहेगा, है कि नहीं। तो ये मत बोलना भाई सुनील सर ने बताया नहीं था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 25th वाले क्वेश्चंस पर। क्या है 25th में, डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब कि बता भाई इसमें से कौन सा कॉज है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता है, ये जरूरी पढ़ना है, ठीक है। क्या, नॉट अ कॉज, कि जरूरी नहीं। पहला कि वेस्ट मैनेजमेंट, भाई ये तो वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है ना, है कि नहीं। तो वो तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एक तरीके से ठीक तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज नहीं करता है। तो वह गार्डिंग ग्रीन कवर। क्या, ग्रीन कवर अगर है, मतलब मान लो घास ही घास है, आप फॉरेस्ट को काट नहीं रहे हो, तो वो क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या ग्लोबल वार्मिंग होता है भाई, उससे डिफॉरेस्टेशन से होता है, वेस्ट मैनेजमेंट से भी होता है, ठीक है। सो ये नहीं है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके बाद आते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट काहे भागे जा रहे हो भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, डैश इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजी नहीं है। क्या, यूज ऑफ बायोगैस, ये तो है भाई। यूज ऑफ सोलर, ये भी है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजी है। और यूज ऑफ हाइडल, ये भी है। थर्मल जो पाउडर है कि नहीं, जो थर्मल पाउडर बोल रहे हैं, थर्मल पावर है, थर्मल पावर, वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। तो आई होप तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 26th क्वेश्चन, जो कि हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो ये दिया गया है पहले में कॉज, वो क्या ये रीजन है, मतलब इस रीजन की वजह से ये हुआ है, यही हमें टिक लगाना है कि नहीं। यहाँ ये करना है कि भाई असर्शन ए राइट होगा, हो सकता है, तो उसके लिए जो रीजन दिया गया वो सही है या गलत है। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इंसेपरेबल ट्विन्स। पहला क्या बोला गया असर्शन में, स्टेटमेंट क्या बोला गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पॉवर्टी है वो क्या इनसेपरेबल ट्विन्स है, क्या दोनों सेपरेट नहीं हो सकता है। दूसरा क्या बोला, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ रूट कॉज ऑफ ऑल द सोशियो इकोनॉमिक इविल्स। क्या बोला जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सारे का रूट कॉज नहीं है। तो क्या ये रीजन दिया गया उसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो क्या बोला गया, आंसर सी होगा। आंसर सी मतलब क्या, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि भाई रूट कॉज नहीं हो सकता है ना, इज अ रूट कॉज ऑफ, मतलब क्या अनएम्प्लॉयमेंट ही रूट कॉज है, नहीं, और सारी दोनों है, रूट कॉज तो दोनों हो सकता है ना, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब आंसर सी हमारा राइट है। अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में क्या बताया गया भाई, जल्दी से जान लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए रीजन, इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है हम लोगों को। इन लेट 1970 चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन। कि लेट 1970s में क्या हो गया, चाइना का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या हो गया था, डिक्लाइन हुआ था। तो रीजन बोला गया, किस रीजन से हुआ, चाइना हैज विटनेस द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल्स ओइंग टू अ स्ट्रिंजेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या है कि जो एल्डरली जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मतलब जो बूढ़े लोग बढ़ रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे, और इसी वजह से फैमिली प्लानिंग किया गया, मतलब फैमिली प्लानिंग लोगों ने करी, इस वजह से वहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। तो ये क्या है कि असर्शन ए तो फॉल्स है कि 1970 में उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुआ था, लेकिन ये हो गया था कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, और इंक्रीज होने पर क्या हो रहा था कि ज़्यादातर लोग जो थे वो ओल्डर में थे। मतलब जैसे मान लो कि टोटल पॉपुलेशन अगर 100 है तो उसमें से क्या ज़्यादातर लोग क्या थे कि मान लो कि 55 लोग क्या थे कि ऐसे थे जो एज, मतलब जिनका 45 to 50 के आसपास में था।
मतलब एज ज़्यादा हो गया था पॉपुलेशन का, एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर, दैट्स वाई। इसका मतलब क्या, पहला तो फॉल्स है और दूसरा रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर तो ट्रू था लेकिन 1970 में इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुआ था, बाद में हुआ था 1990 के आसपास में। ठीक है, तो आई होप सो ये भी बातें क्लियर होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा गया, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि हम लोग अगर समय के साथ अगर अपने इन्वायरमेंट को बचाएं नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग समय से छूट जाएंगे और फिर बाद चिड़िया चुग गया खेत वही हो जाएगा, बाद में पछताए क्या जब चिड़िया चुग गया खेत। तो अगर एक बार बर्बाद हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट, उसके बाद आप सुधारने की कोशिश करोगे तो वो फिर कोई काम का रह नहीं जाएगा। आप अभी पैसा कमा रहे हो, आपकी कंट्री पैसा कमा रही है, बाद में उसी पैसा को लगा के इन्वायरमेंट को ठीक किया जा रहा है, फिर उस पैसे का मतलब ही क्या रह गया। ठीक है, तो यहाँ बोला गया इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ द करंट इन्वायरमेंटल चैलेंज, की करंट इन्वायरमेंटल चैलेंज के बारे में बताया गया। ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर क्या लिखना है, द गिवन इमेज इंडिकेट्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, खास करके क्या बता रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है कि नहीं, कि एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, क्या बोल रहा है, एक्ट करो नहीं तो देर हो जाएगी। तो क्या बोला जा रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आइस है, तो आइस पिघल रहा है, आइस पिघल रहा है। आइस क्यों पिघलता है, क्योंकि भाई हमारा जो सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट सिस्टम है, वो हॉटर होता चला जा रहा है। मतलब बोला जाता है कि 1.5 डिग्री अगर सेल्सियस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का है तो हमारा देश, हमारा जो पृथ्वी है वो अच्छे तरीके से डील कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो अगर जितना गर्म होगा उतना हमारा यहाँ पर क्या होगा, आर्टिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन से या अंटार्कटिक सर्कल से क्या होगा कि पिघलेगा बर्फ। अब पिघलेगा बर्फ तो सी लेवल बढ़ता चला जाएगा, और सी लेवल बढ़ता चला जाएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, तो जमीन तो डूबेगी ही डूबेगी। ठीक है, आई होप सो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बोला ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर, एज अ रिजल्ट इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CH4 है। ठीक है, तो ये सब सारी गैस के इंक्रीज होने की वजह से, पॉल्यूशन के इंक्रीज होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो बोला द स्टेटमेंट गिवन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये ना स्टेटमेंट जो दिया जाएगा ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो इमेज में स्टेटमेंट दिया उसको जरूर आप लोग डिस्क्राइब करना। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, रिप्रेजेंट द अर्जेंसी ऑफ द एक्शंस टू बी टेकन टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि हम लोग किस तरीके से अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएं। वेरियस स्टडी हैव शोन दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉज ऑफ राइज इन द सी लेवल, कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलने से क्या होगा, हमारा सी लेवल बढ़ेगा, और लॉस ऑफ कोस्टल लैंड, की जो आसपास का समंदर वाला एरिया होगा उसको हम लोग धीरे धीरे खोते चले जाएंगे, और जमीन कम होता चला जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, और उससे क्या होगा, फिर जीवन त्रस्त होता चला जाएगा, और इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द फ्लड। इसीलिए तो आजकल इतना फ्लड है, सुनामी वगैरह आता रहता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को आज से ध्यान रख के चलना होगा, ताकि नेक्स्ट जनरेशन अच्छे तरीके से कर पाए यूज। ठीक है, अब 29th क्वेश्चन क्या है, डिफेंड और रिफ्यूट। क्या बोला जा रहा है कि आप लोग इसको डिफेंड कर सकते हैं या आप लोग रिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब ये सही है या गलत है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, की जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया वो वैलिड है या नहीं। बोला गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है क्या रूरल इंडिया में। डिस्गाइज्ड मतलब क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पहले ये समझना जरूरी है कि नहीं, क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो कि पर्टिकुलर कोई खेत में पहले 2 इंसान काम कर रहा था, मान लो इसका नाम क्या है, चुन्नू और मुन्नू, है कि नहीं, चुन्नू और मुन्नू। अब चुन्नू मुन्नू काम कर रहा था, तब क्या 50 kg ऑफ राइस वो प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसी खेत में 2 इंसान को और जोड़ दिया गया, चिंकी और मिंकी को, है कि नहीं, तो अब 2 फीमेल 2 मेल हो गए भाई, तो टोटल 4 हो गए, और 4 के होने के बाद भी ये 50 kg ऑफ राइस को जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो क्या पहले प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी ना, पहले भी 50 kg हो रहा था, अब भी 50 kg हो रहा है, तो अब भी 50 kg हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये दो लोग आए वो एक्स्ट्रा में, वो क्या किए, चिंकी और मिंकी, इन दोनों का कहीं ना कहीं एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट छीन लिए, क्योंकि ये पहले 50 रुपये कमा रहे थे, अब इन लोगों की आने की वजह से पहले 25 रुपये कमा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब तो वो जो लैंडलॉर्ड है, जो ज़मीन जहाँ काम कर रहा है या जो भी प्रोडक्टिव जो बेच पा रहा है, वो पहले 2 लोग खाते थे, अब 4 लोग खाएंगे। तो इन द सेंस क्या कि ये डिस्गाइज्ड, की जो 2 एक्स्ट्रा वर्कर आ गया ना,
ठीक है, और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा, तो उसकी वजह से वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। और ये रूरल एरियाज में बहुत ही कहीं ना कहीं एक ये बोला जाए कि बहुत ट्रूली है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज जीरो, कि जो लेबर एडिशनल लेबर हुआ उसकी वजह से कोई प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जीरो हो जा रहा है। और इंडिया में ये सिचुएशन होते रहता है। दिस प्रॉब्लम परसिस्ट दैट रूरल ऑफ इंडिया ड्यू टू द लेसर अवेलेबल ऑफ द जॉब्स। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है हमारे देश में, उतना ये क्रिएट नहीं किया जा रहा हमारे देश में। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट था। आई होप तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ पर। अब आते हैं क्या 29 क्वेश्चन के पार्ट बी पर, जो कि और वाले क्वेश्चंस में पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कि रूरल बैंकिंग जो सिस्टम है, मतलब जो शहर में तो बैंक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो रूरल का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है हमारे रूरल डेवलपमेंट में। तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल एंड द फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। देखो दोनों एक्टिविटी, आज हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, है कि नहीं, मतलब चिकन का जो पालन किया जा रहा है, या बोला जाए कि फिशिंग किया जा रहा है उसको, या कोई भेड़ बकरी कोई अपने गाँव में रख रहा है कि नहीं। अगर आप लोग गाँव को देखे होंगे फिल्मों में, या फिर आप लोग अपने गाँव जाते होंगे कभी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अब धीरे धीरे क्या कि लोन वगैरह जो दिया जाता है बैंकिंग, वो सारे कामों के लिए दिया जा रहा है, पहले से ज़्यादा दिया जा रहा है, चाहे वो फार्म एक्टिविटी हो या फिर रूरल या नॉन फार्म एक्टिविटी हो। इन स्पाइट ऑफ इट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैज बीन फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग। इसके बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रूरल, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से देना चाहिए लोन उनको, उतने तरीके से नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी भी ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमारे जीडीपी में मान लो कि अगर 100 रुपया हर साल हमारा देश कमा रहा है, तो उसमें से 40 रुपया अभी भी कहाँ से आ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो एग्रीकल्चर को उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से देखा जाना चाहिए था। तो वही बोला जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द रूरल क्रेडिट इज स्टिल इनसफिशिएंट, कि जो भी वॉल्यूम, जितना भी रूरल क्रेडिट दिया जा रहा है वो अभी भी बहुत कम है कंपैरिजन टू द डिमांड, कि जितना डिमांड हो रहा है उतना उन लोगों को दिया नहीं जा रहा है, और इंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री को कवर नहीं किया जा रहा है। लेस अटेंशन हैज बीन गिवन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी। और ज़्यादातर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे देश में, क्या ज़्यादातर क्या छोटे या फिर मीडियम क्लास के जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर हैं, लेकिन उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और ओवर ड्यू फैसिलिटी भी है कि उसको सही तरीके से क्रेडिट नहीं, वो आप सही तरीके से भरपाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए समय समय से सरकार क्या करती रहती है, छूट देते रहती है रूरल फार्मर्स को। आई होप सो ये भी बात आप लोगों का क्लियर होगा। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आप लोग अच्छे से कर लोगे। अब आता है क्या क्वेश्चन नंबर 30, बोला है कंपेयर एंड एनालाइज, क्या एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द 3 नेबरिंग नेशंस। हम लोगों ने इंडिया एंड इट्स नेबर में पढ़ा है कि भाई इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का किस तरीके से वो पर क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कितना हो रहा है, और यहाँ बोला जा रहा है कि ये पाकिस्तान और चाइना को कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन करोड्स, क्या यहाँ 2004 और 5 में ये बोला गया है कि भाई एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंडिया, कि इंडिया में कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और बोला जाए कि इंडिया में एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया से कितना किया जा रहा है, इंपोर्ट इंडिया में कितना किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्रोथ लेवल देखेंगे। तो खास करके क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एनुअल ग्रोथ रेट किस तरीके से, तो पाकिस्तान का अगर 2341 और इसका 14,426 इतना बढ़ा है, चाइना का, इंडिया का, ये चाइना का इतना बढ़ा है और पाकिस्तान का इतना बढ़ा है। देखो चाइना कहाँ से कहाँ चला गया। तो एनुअल ग्रोथ रेट इसका 3.7 है, इसका 2.6 है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है इंडिया के बारे में कि 2004 और 5 में इंडिया का ग्रोथ रेट किस तरीके से है, तो 4 to 7, और यहाँ पर तो इंपोर्ट टू इंडिया की इंपोर्ट कितना किया जा रहा है 5.1%, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को नेबरिंग, जो हमारे देश के नेबरिंग हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा हुआ था। अबव टेबल शोज दैट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, की जो इंडिया से पाकिस्तान में किया गया है हैज़ इंक्रीज द एनुअल रेट ऑफ 3.7%, कि हमारे देश से, हमारा देश जो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, पाकिस्तान को, वो कितना 3.7 बढ़ा, और 2.6 बढ़ा है कहाँ पर, हम लोग जो चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट देखो 10.3% हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब हम लोग चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, और इतना इंपोर्ट टू इंडिया, इंपोर्ट इतना 5.1% हो रहा है।
तो क्या बोला, वाइल द सेम विद द चाइना शोइंग 2.6% ऑफ ग्रोथ, ऑन अदर हैंड इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना अकॉर्डिंग टू मैसिव 10.3% and corresponding figure witnessed the average 5.1 respectively. Situation indicates that Indian imports from a China is too high comparison to the export of China, कि जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं चाइना से और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन द सेंस क्या होगा, हमारा डेफिसिट हो जाएगा ना, और डेफिसिट होगा, घाटे में चलेंगे। दिस शोज दैट इंडियन इकोनॉमी वाज ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इकोनॉमी, कि हम लोग अपने देश में जो डिपेंडेंसी है वो चाइनीज इकोनॉमी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी फॉर गुड्स एंड सर्विस over a period of time, whereas in the case of China the gap is quite narrow which will be made due in the various region, और वो धीरे धीरे कम ज़्यादा होता रहता है। तो इन द सेंस क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है जो हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देख कर चलनी होगी ताकि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकें। तो इसका कंपेयर आपको बताना था। इससे क्वेश्चन एक है, अब 31 का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 31 क्वेश्चन बोला कि नेम वन महारत्ना कंपनी, कि वन महारत्ना कंपनी बताओ। एक महारत्ना नवरत्ना कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, तो वो आज भी है हमारे देश में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या एक महारत्ना कंपनी हमारे देश में है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, क्या जो लैंड सीलिंग लगाया गया, जो बांटा गया लैंड का, या जो वो क्या इक्विटी को सपोर्ट, योर आंसर। लैंड सीलिंग मीन्स द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। कि इस लैंड सीलिंग का मतलब होता है क्या, कि आप इतना ही लैंड, इससे ज़्यादा लैंड आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो क्या लैंड सीलिंग हमारे देश के लिए वैलिड है? तो यही बोला जा रहा है, बियॉन्ड विच इट वुड बी टेकन ओवर द गवर्नमेंट एंड वुड बी अलॉटेड टू द लैंडलेस एंड द स्मॉल फार्मर। हमारे देश में क्या किया था, बहुत जमींदारी सिस्टम था, तो जमींदारी सिस्टम को बाद में किया गया लैंड सीलिंग सिस्टम लाया गया, कि भाई अब जमींदार से ज़मीन लेकर सरकार क्या करेंगी, जो स्मॉल फार्मर्स है उन लोगों को दिया जाएगा, और जो कुछ है वो सरकार अपने पास रखेंगे। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड्स एंड प्रमोट द इक्विलिटी। ये क्या कर रहा है, प्रमोट करता है इक्विलिटी को। क्यों इक्विटी को, क्योंकि इक्वल प्रोवाइड की। अब जमींदार रहता था पहले ब्रिटिश के ज़माने में, जमींदार के पास भाई 100 एकड़ ज़मीन है, और जो आसपास में जो किसान है उनके पास आधा एकड़ भी नहीं है, आधा एकड़ ज़मीन भी नहीं है, तो उन लोगों से ज़मीन लेकर छोटे छोटे किसानों को या स्मॉल एंड मीडियम किसानों को दिया जाता था, तो वो इक्वालिटी को या इक्विटी को दर्शाता है। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म्स हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। की जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया हमारे देश में, लैंड को बंटवारा किया गया, वो कितना ज़्यादा हमारे देश में रोल प्ले किया। तो पहला क्या कि लैंड सीलिंग किया गया, इट इंश्योर द रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड, कि जो फ्यू जमींदार के पास जो लैंड था उसे कम किया गया, ठीक है। सेकंड क्या, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, की जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। जमींदारी सिस्टम मतलब जो ब्रिटिश के ज़माने में लगान वगैरह लिया करते थे, ब्रिटिश को दिया करते थे, उन सारे सिस्टम्स को इंडिपेंडेंट के बाद खत्म किया गया, और ये एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि किसान क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। वो अलग बात है कि चाइना कुछ अलग पॉलिसी से चला था। चाइना क्या किया था, सारा जो ज़मीन था चाइना का वो अपने पास वो रखा था, और बाद में वो क्या कर रहा था, कलेक्टिव फार्मिंग लोगों से करवा रहा था। इन द सेंस क्या, लोगों से जॉब करवा रहा था, और जॉब करा के उनको पैसा दिया करता था। तो वो एक अलग तरीके का रोल प्ले किया था, लेकिन हमारे देश में इस तरीके से काम चला था, ठीक है। आई होप सो ये भी बात क्लियर होगा। 32nd क्वेश्चन क्या है, 32nd क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला बोला गया ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन ऑफ द सेम थिंग। क्या एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड होता है एक टेल होता है, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बोला नहीं, नॉट ट्रू टू अ परफेक्शन, बिकॉज दिस टू मे साउंड सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। वेयरएज क्यों भाई, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर द एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या बोलते हैं कि भाई कोई इंसान को अगर कैपिटल बनाना है, पूंजी बनाना है, तो उसे आप क्या करो, एजुकेशन दो और उसकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी रखो। क्योंकि आप कोई पढ़ा लिखा इंसान रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो अच्छे से अपने कामों को, अपने फर्ज को समझ पाएगा और कंट्री के डेवलपमेंट में साथ दे पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, means as it means to increase the labor productivity, और human development is based on the idea that education and health and integral well-being। कि जो आइडिया दिया जा रहा है, मतलब जो गरीबी दूर किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग देंगे, एजुकेशन कैसे देंगे, पॉवर्टी कैसे देंगे, उस चीज़ को करता है। तो एक डेवलपमेंट एक बड़ा पर्सपेक्टिव है और ह्यूमन कैपिटल एक छोटा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल अगर आप इंक्रीज करोगे तो ह्यूमन का डेवलपमेंट अपने आप ही होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट करें तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा।
ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब उनको डेवलप कैसे किया जाए, गरीबी का कॉन्सेप्ट, ये एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, और यहाँ पर क्या एजुकेशन और हेल्थ कैसे दिया जाए। बी क्या है, बी बोला गया है, बी बोला गया इंडिया हैज़ अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर, कि हमारे देश में क्या पुअर स्टॉक है टेक्निकल मैन पावर का, कि हमारे देश में जो लेबरर हैं उनको टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो दिस गिवन इज नॉट ट्रू बिकॉज इंडिया हैज़ अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत रिच और साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, हमारे देश में मैन पावर बहुत ज़्यादा है in India, and also India has taken a number of steps to improve the qualitative and ensure that they are optimally used। कि किस तरीके से इंडियन चीप लेबर को यूज़ करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकें। तो ये ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिच स्टॉक एंड साइंटिफिक, हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी लेबर हमारे देश में उपलब्ध है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 के क्वेश्चन में क्या बोला कि ए डिफाइन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है भाई, एजी मार्क है कि नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजी मार्क की जो फैसिलिटी होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में जो क्या किया जा रहा है, असेंबलिंग किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पैकेज किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, एस टीपीडी ये किया जा रहा है। इसको हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को आप लोग मार्केट में कैसे उतार कर उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसके बाद सेकंड बोला गया डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जो लागू किया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि नहीं, मतलब जो छोटे छोटे महिलाओं के द्वारा, या बोला जाए गरीब महिलाओं के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली क्या होता है, 15 से 20 महिला लोग एक साथ मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी के थ्रू वो लोग पैसा इकट्ठा करके आपस में जिन्हें ज़रूरत रहता है उनको वो देते हैं। तो इन द सेंस कि ये फुली इंटीग्रेटेड है और ये फोकस करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वन ऑफ द रूरल पीपल्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स हु डू नॉट हैव अ सस्टेनेबल एक्सेस ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ताकि जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से पैसा नहीं उठा सकते हैं वो अपने ग्रुप में ही पैसा जमा करके वो एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर बोला गया सी में क्या, इनलिस्ट एनी टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स। क्या बोला गया, दो प्रॉब्लम बताइए जो इंडियन फार्मर फेस किए थे इन इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में शुरू किया गया था। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे देश में उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया था, मार्केटिंग उस तरीके से नहीं किया गया था, लोगों को जानकारी नहीं था, मतलब लोगों को एजुकेट नहीं किया गया किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कि भाई आप कम प्लेस पर ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं और हेल्दी प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। सेकंड क्या, कंपेयर टू द कन्वेंशनल फार्म प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक फार्म इज मोर शॉर्टर सेल ऑफ लाइफ टाइम, और ज़्यादातर क्या है कि ये कम समय के लिए रहता है, आप ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर करके नहीं रख सकते, आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसे बेचकर ख़त्म करना होगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो दोबारा जरूर सुनिएगा, आप लोगों को और मज़ा आएगा। और आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप लोग स्लो करके भी उसको देख सकते हैं, और अगर ठीक लग रहा हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह है भाई। ए में क्या है बोला गया यहाँ पर, फिर से वही और का क्वेश्चन है, इंडिया हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 में जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, इंडिया फेल किया था, मतलब क्या, इंडिया फेल किया था किसमें, इम्प्लीमेंट करने में। तो वैलिड आर्गूमेंट के थ्रू सपोर्ट कीजिए स्टेटमेंट को। तो गिवन इज अप्रोप्रिएट है, ओवर द ईयर इंडिया हैज नॉट एबल टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड टू द डिजायर्ड लेवल। हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम था वो अच्छे तरीके से डिजायर्ड लेवल तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि 1964 से 1966 तक जो रिकमेंड किया गया था कि 6% ऑफ द जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन द, मान लो अगर 100 रुपया भारत कमा रहा है तो 6 रुपया बात किया गया था कि भाई आप लोग किस पर, एजुकेशन पर खर्च करोगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ह्यूमन कैपिटल को जनरेट कर सकें और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा हमारे देश में। तो ये नहीं किया गया था। हाउएवर द करंट एक्सपेंडिचर लेवल वाज क्वाइट इनएडिक्वेट, अभी भी भारत में एजुकेशन पर उतना खर्चा नहीं किया जा रहा। दस द नेसेसरी स्टेप मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन, गवर्नमेंट को सही स्टेप लेना चाहिए ताकि वो अपने जो इंडिया के ह्यूमन कैपिटल को वो और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके। बी ऑप्शन में क्या था, गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। क्यों भाई, कैजुअल वेज जो वर्क है इज अ मेजर सोर्स ऑफ, जो कैजुअल लेबर है
जो डेली काम करते हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब्स आर लिमिटेड, नॉन फार्म जॉब्स आर लिमिटेड है। पीपल्स आर जनरली डू नॉट शो द प्रेफरेंस ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग। लोगों के पास उतना स्किल्स वगैरह ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, इसलिए वो कैजुअल वर्क्स जो रहता है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। दे प्रीफर टू स्टे इन द फैमिली फार्म। ज़्यादातर लोग यार अपनी घर की खेती करते हैं ना, मस्त रहते हैं, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कैजुअल वर्कफोर्स में मतलब जाके फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये क्या, ये जॉब ट्रेनिंग की डेफिसिट है कि आप जॉब ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, उस वजह से हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आई होप सो ये भी पॉइंट क्लियर होगा। अच्छे से लिखना है और अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन क्या है बताया गया है, ये आप लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि मिड 60 में ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से लाया गया, और कहाँ नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था हमारे देश में, खास करके कि वीट और राइस के जनरेशन कैसे किया जाए ताकि हम लोग जो भूखे हैं वो नहीं। और ये मैक्सिको से कॉन्सेप्ट लिया गया था, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड HYV सीड्स कहाँ कहाँ हुआ था भाई, हमारे देश में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में किया गया था। एंड इंडिया फोकस ऑन द न्यू सिस्टम में किस तरीके से एग्रीकल्चर को लाया जाए, टेक्नोलॉजी लाया जाए, उन सब सारी चीज़ों को। तो इसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है नेक्स्ट वाले स्लाइड पर। मैं एक बार आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर ए पूछा गया है। इसमें देखो साथ ही साथ ये भी किया गया था कि FCI, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ। FCI क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है कहाँ जो किसान उगाता है वो क्या करता है गवर्नमेंट लेता है, और FCI स्टोर किया जाता है। FCI क्या करता है, स्टोर करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेती हैं, खास करके राइस और जो वीट लिया जाता है किसानों के द्वारा, वो स्टोर करती है, और बाद में उसको जो नहीं बोलते हैं राशन कार्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नीडी पीपल्स को, ठीक है, राशन कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। बोला जा रहा है व्हाई वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिटेड द फार्मर्स, की किस तरीके से, जो अभी मैंने बताया कि नॉर्मन बोरलॉग क्या किया, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है। तो बोला जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे देश में, वो किस तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट किया गया था, क्या किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू ओवरकम द शॉर्टेज। मैंने बोला कि भूखमरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, तो शॉर्टेज को कंपाइल करने के लिए और किस तरीके से हम लोग फूड ग्रेन अवेलेबल करवा पाएँ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। 2 फेज में लाया गया था, 1960s में लाया गया था इसको, और 1970s में लाया गया था। मतलब 2 फेज में से चलाया गया था, पहले इधर नॉर्थ वाले रीजन में, उसके बाद थोड़ा ईस्ट वाले रीजन में और साउथ वाले रीजन में इसे इंप्लीमेंट किया गया। इट हेल्प्स टू इम्प्रूविंग द इनकम ऑफ द फार्मर। इससे क्या हो गया, इनकम इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, बाय क्रिएटिंग अ मार्केट सरप्लस एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा क्योंकि ज़्यादा टेक्निक से यूज़ होने लगा, तो इस तरीके से ज़्यादा वो हमारे देश को फ़ायदा किया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। बी में क्या बोला गया कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर द सफिशिएंट। प्रोक्योर मतलब क्या कि वो क्या कर रहा है कि इकट्ठा करता था। इकट्ठा कौन करता था, FCI फूड कॉर्पोरेशन। सफिशिएंट फूड एंड बिल्ट अ स्टॉक, और स्टॉक रखा ताकि अभी जैसे कोविड आ गया था। अब कोविड में अगर मान लो राशन कार्ड के थ्रू लोगों को खाना नहीं दिया जाता, तो बहुत सारे लोग थे कि वो भूखे मर जाते हैं कि नहीं। तो जब शॉर्टेज होता है, टाइम ऑफ द शॉर्टेज के समय में उसका इस्तेमाल किया जाता है। FCI जो प्रोक्योर करके रखता है। तो वही बोला जा रहा है कि कौन सी एजेंसी है जो प्रोक्योर करती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज, तो क्या होगा, कभी भी ज़्यादा अगर बनाओगे, ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करोगे, तभी तो आप कुछ उसको बचा के रखोगे, और बचा के सरकार कहाँ रखता था, FCI में रखता था। और इससे क्या हो गया कि नॉट ओनली स्टार्टेड मेंटेनिंग द बफर स्टॉक, कि बफर स्टॉक नहीं, उसके बाद भी क्या किया गया, जो डोमिनेंट प्लेयर थे फूड ग्रेन्स में, और उसको एक्सपोर्ट मार्केट को भी हम लोगों ने इंक्रीज करा। मतलब एक्सपोर्ट भी फूड ग्रेन करना शुरू किया। जो पहले हम लोग सेल्फ कंज्यूम कर जा रहे थे, अब हम लोग क्या फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बोला जाए कि एक चेंजिंग पॉइंट था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था हमारे देश में। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में पूरे अच्छे तरीके से आया होगा, और इसको दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को बताएगा कि क्या आप लोग कितने दूध में हो और कितने पानी में हो, मतलब कितना आप लोगों की तैयारी चल रही है, कितनी तैयारी नहीं चल रही है। तो हम लोगों ने दोनों पार्ट डिस्कस करा। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस करा
मैक्रो इकोनॉमिक्स को पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने डिस्कस करा किसको, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब हम लोग आएंगे किस पर कि किस तरीके से बीएसटी का क्वेश्चन पूछा गया है, बीएसटी के सैम्पल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर वाइज मैं कुछ दिनों में या कल या परसों मैं क्या करूँगा कि एक पूरा चार्ट बना के दूंगा आप लोगों को कि एग्ज़ाम तक मतलब 15 फरवरी तक या उसके बाद भी आप लोग किस तरीके से रिवाइज करके किस तरीके से कवर करके चलोगे। जहाँ पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते रहो, यहाँ एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आओ और इसको रिवाइज करो ताकि आप लोगों का उस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है वो बना रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन का छूटना नहीं चाहिए कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आप लोगों को ये भी बताया जाएगा किस तरीके से एसेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन किया जाए, किस तरीके से केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन किया जाए। तो मैं कल आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा किस तरीके से रोड मैप तैयार है मेरे पास कि हम लोग किस तरीके से फाइनल एग्जाम तक रिवाइज करेंगे हर एक चैप्टर्स को। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।